बच्चों, मैथमेटिकल मेथड के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लेकिन दो वेरिएबल के अंदर हमने बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसके अंदर भी हमने लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ी थी, लेकिन वो एक वेरिएबल की फंक्शन हुआ करती थी वहां पर। तो पहले हम उसकी ही बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी इसकी बात बताएंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन हमारी एफ एक्स है और हम उसकी लिमिट निकालना चाहते हैं। सपोज करो किस पॉइंट पर लिमिट निकाल जाते हो, मान लो ए पर, और वो लिमिट एल आती है। ठीक है। तो वहां पर लिमिट निकालने के लिए तुमने देखा होगा, सीधा पहले ए भरते थे। ए भरने पर यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती थी तो उससे बचने के लिए हम क्या करते थे, हॉस्पिटल रूल लगाते थे या फैक्टर करते थे या सीज खोलते थे। बहुत तरीके थे हमारे पास में वहां लिमिट सोल्व करने के। जैसे कि एक रफली एग्जांपल ली मैंने, एक्स टेंस टू ए पर, या ए पे कह दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट को सोल्व करिए। तो तुम एक्स की जगह ए भरते थे तो 0 अपॉन 0 बनेगा। उससे बचने के लिए या तो फैक्टर करोगे या हॉस्पिटल रूल लगाओगे। चलो फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने पर यहाँ एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ये इससे कैंसिल हुआ। फिर एक्स की जगह ए भर लेते हैं तो वो 2a आ गया। तो 2a हमारी लिमिट आ गई। मेन जो डेफिनेशन है वो ये नहीं होती लिमिट की डेफिनेशन, वो एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर दो वेरिएबल क्वेश्चन है, तो उसमें डेफिनेशन के भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ये डेफिनेशन थी, सॉरी, ये तो बिना डेफिनेशन के हमने जो वर्किंग रूल होता है वहां पर फैक्टर करना, सीज खोलना, उससे कर दिए। लेकिन जो डेफिनेशन लिमिट की वो क्या है वो बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है हमारी एफ एक्स, और ए पॉइंट पर तुम लिमिट निकाल रहे हो और वो बता रहे हो कितनी है, एल। तो एल क्या चीज है वो बता रहा हूं मैं। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं एक वेरिएबल में। बिल्कुल सेम डेफिनेशन वो दो वेरिएबल में आती है, लिखवाई भी थी वहां पर मैंने। ए रियल नंबर, एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ ए फंक्शन, बिल्कुल सेम उतारूंगा मैं वही, ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, कब, एज एक्स टेंस टू ए, if for any if for any epsilon greater than 0 there exists a positive number delta such that जो एफ एक्स है और जो तुम लिमिट बता रहे हो एल, इन्हें घटाओ तो ये बहुत छोटा होना चाहिए। एप्सिलॉन एक स्मॉल नंबर होता है, उससे भी छोटा। लेकिन कब, जब तुम x की वैल्यू ऐसी भरोगे। देखो ध्यान दो, यहां पर लिमिट निकाली जा रही है a पर, तो x माइनस ए की वैल्यू भी बहुत छोटी होनी चाहिए, लेस देन डेल्टा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा, यहाँ एफ एक्स माइनस एल करा। तो इस साइड में एफ एक्स माइनस एल, ये बहुत छोटा। लेकिन कब, जब ये x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, बस इतनी कंडीशन बनानी पड़ती है। इसे लेके चलते हैं और ये कंडीशन बना के दिखाते हैं बस। तो लिमिट की डेफिनेशन से क्वेश्चन हो जाते थे। ठीक है। यहाँ पर हॉस्पिटल रूल की जरूरत नहीं है, सिंपल ये एक तरीका था डेफिनेशन से क्वेश्चन करने का। ठीक। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखा हमने बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ये लिखा है और दो वेरिएबल में भी ये लिखा है। ए रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एल को लिमिट बोलते हैं एफ एक्स की, कब, जब एक्स बढ़ रहा हो एक की ओर। अगर यहाँ पे क्या दिखाया, ये क्या दिखाया, ये दिखाया कि एप्सिलॉन एक बहुत छोटा नंबर है और डेल्टा भी एक बहुत छोटा नंबर है, लेकिन है दोनों पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है और यहाँ भी लिख दिया है पॉजिटिव नंबर डेल्टा। ठीक है। कैसे है, ऐसे, मतलब ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए एप्सिलॉन से और ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए डेल्टा से। बस ये कंडीशन बनानी होती है। इसी को मैंने डेफिनेशन को दो वेरिएबल में लिखा। ये लिखा मैंने, एक मिनट के देखिए, अभी लिख के दिखाई थी, कहाँ लिखी गई, किधर थी, ऊपर नीचे थी शायद, ये रही। तो ये मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने दो वेरिएबल बस। देखो बिल्कुल सेम लिखी। ए रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई। अब यदि मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, क्योंकि कोई फंक्शन है हमारी जिसमें एक्स और वाई, देखो इसको लिखने का तरीका ये है, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए की ओर बढ़ेगा और वाई बी की ओर बढ़ेगा, या तो ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, एक्स टेंस टू ए और वाई टेंस टू बी, ऐसे लिख दें। क्योंकि दो वेरिएबल की है ना ये, तो एक्स भी चेंज होगा वाई भी। और यहाँ लिख देते हैं फंक्शन, और इक्वल टू क्या लिख देते हैं, एल। तो दो वेरिएबल लिमिट को ऐसे लिखा जाएगा। तो एल को कहते हैं, एल को बोलते हैं क्या, लिमिट किसकी, एफ एक्स वाई की, ये लिखा है एफ एक्स वाई की।
कब? जब ये वाली एक्स वाई पॉइंट कर रही हो किसकी ओर? ए बी की ओर। बस वहां तो लिखवाया था एक्स टेंस टू ए, इसमें लिखवा दिया एक्स वाई टेंस टू ए बी, बस इतना अंतर है। बाकी डेफिनेशन देख लो वो की वही है। इफ फॉर any epsilon greater than 0 there exists a positive number delta such that, देखो यहाँ फंक्शन माइनस एल, ये बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए? यहाँ एक्स माइनस ए, उसी तरह ध्यान दो जो मैंने ऊपर बताया था अभी एरो लगा के। इसमें से तो इसे घटाना होता है ये, और इस वाले में से इसे घटाना होता है, तो एक्स माइनस ए तो वाई के साथ भी ऐसा ही चाहिए, वाई माइनस बी। ठीक है, इन दोनों कंडीशनों को मिलाकर ऐसे भी कह सकते हो, या तो ये कंडीशन प्रूफ कर दो या ये बना दो, दोनों में से कोई से एक बना देना। वैसे ऊपर वाले को जो बोलते हैं वो रेक्टेंगुलर नेबरहुड बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं है। ऐसे नीचे वाले को बोलते हैं सर्कुलर नेबरहुड। अगर तुम्हें देखना हो कि सर्कुलर नेबरहुड क्या होता है, रेक्टेंगुलर नेबरहुड क्या होते हैं, तो मेरी एक वीडियो पड़ी है बहुत अच्छी, उस पर जो है वो बीएससी फाइनल का टॉपिक होता है। ठीक है, तो वहां ही बता रखा मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से। फिलहाल तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन करने हैं केवल तुम्हें। तो ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन जल्दी से, दो वेरिएबल के अंदर ये कर थे। ठीक जी, सिंगल वेरिएबल की नोट तो नहीं करनी, उसकी जरूरत भी नहीं है अभी तो हमें कुछ भी, इसी को जरूरत तो नहीं है, कर ली तो बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात उठती है क्वेश्चन की, देखिए ध्यान दीजिए। जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, सपोज करिए ये क्वेश्चन दिया गया, लिमिट ऐसा लिख दिए गए होंगे 1 2, और यहाँ पे लिख दिया गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2y²। इस लिमिट को सोल्व करिए। लिमिट सोल्व करने का वही तरीका होता है जैसा वहां पर था, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। सीधा पहले एक्स और वाई की जगह 1 और 2 भर के देखिए। उसमें भी यही रूल था कि सीधा पहले एक्स की जगह भर के देखिए, तो ऐसे यहाँ भी तुम्हें सीधा भर के देखना। तो यहाँ पे रखा हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कुल मिला के यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 2 जा 8, कुल मिला के 9 आ गया। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बनी, बस सीधा आंसर आ गया 9, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सही है, लेकिन समस्या तब बनती है जब इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो समस्या आती है। मान लीजिए क्वेश्चन एग्जांपल दिया उसने ऐसा, लिमिट कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर ले लीजिए 0 0, और यहाँ पर कुछ दे दिया उसने एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में दे दिया एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन दे दिया। अब तुम यदि 0 0 भरोगे तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो समस्या जाएगी, तो बन जाएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब बात उठती है यहाँ इससे बचने के लिए कि क्या करें। अगर फैक्टर हो रहे हो तो फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। फैक्टर नहीं हो रहे होंगे तो फिर तुम क्या करोगे? फैक्टर नहीं हो रहे मान लो किसी क्वेश्चन में, तो सीज खोलोगे, तो सीज को ना खुली तो किसी की सीज ना खुली तो क्या करोगे? तो यहाँ पे बड़े मुश्किल क्वेश्चन जाते हैं इस स्थिति में। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं यहाँ पर, तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन किए जाते हैं दो वेरिएबल वाले, वो हमेशा दो तरह के होते हैं। एक में तो लिखा होगा कि इसकी लिमिट 5 लाकर दिखा दीजिए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो 5 आएगी, ये प्रूफ करिए। और एक क्वेश्चन होंगे डज नॉट एग्जिस्ट वाले, एक तो होंगे एग्जिस्ट वाले और एक होंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट वाले। अब कैसा कैसा क्वेश्चन करते हैं, जितने भी एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या कहा ये लिमिट 100 करोड़ निकलेगी और 5 आएगी, तो वे क्वेश्चन होंगे ऊपर वाली डेफिनेशन से, ठीक है। वे सारे क्वेश्चन तुम्हारे डेफिनेशन से होने हैं, सही है। और जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें इस लिमिट को एक वेरिएबल में चेंज करना, या तो एक्स में चेंज कर लेंगे या वाई में चेंज कर लेंगे, लेकिन चेंज करने के लिए कोई ना कोई इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो देखिए तुम किस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हो, 0 0 पर, मान लीजिए 0 0 पर, तो ऐसे कर्व पकड़ो, ऐसी इक्वेशन पकड़िए जो ओरिजिन से होकर जाती हो। तो ऐसी तो इनफाइनाइट होती हैं, जैसे एक लाइन y बराबर mx, एक ये खुद लाइन है ये y बराबर 0, एक ये लाइन है x बराबर 0। नहीं समझे? कितने हैं, बहुत सारी हैं। और देखिए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x, ओरिजिन से हो गया था। एक ये रहा पैराबोला, ये भी ओरिजिन से हो जाता है। इनफाइनाइट कर्व बना सकते हो तुम, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी कर्व पकड़िए, उसके द्वारा इस लिमिट को चेंज कर लीजिए एक वेरिएबल में, और जब ये एक वेरिएबल में हो जाएगी तो हम बीएससी सेकेंड ईयर तक पहुंच जाएंगे बीएससी पार्ट 1 में, क्योंकि वे क्वेश्चन तो करने आते हैं हमें। जब एक वेरिएबल में हो जाएगी तो फिर तो हम हॉस्पिटल रूल सारे रूल लगा सकते हैं, फिर उससे क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहां पर एक बात ध्यान देनी है बस, किसी भी तरीके से किसी भी इक्वेशन के द्वारा तुम्हें क्वेश्चन को बदल लेना है एक वेरिएबल में। और वेरिएबल बदलने के बाद मान लीजिए किसने पैराबोला का फायदा उठाया और उसके द्वारा इस क्वेश्चन को बदल दिया किसमें, एक्स में,
एक लिमिट सोल्व करी और उसकी लिमिट आई मान लो 1 मिनट के लिए, वैसे ही कह रहा हूं मैं, वो लिमिट आई मान लीजिए 5। दूसरे बच्चे ने लाइन का इस्तेमाल करा, y इक्वल टू एम एक्स का इस्तेमाल करा और उससे लिमिट सोल्व करी y 7। तीसरे बच्चे ने किसी और इक्वेशन का यूज करा, उससे लिमिट आई मान लीजिए -2। तो क्या लिमिट निकली? कभी लिमिट क्वेश्चन में तुमने दो आंसर देखे हैं? नहीं, एक ही आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। तो करना क्या है, मतलब दो इक्वेशन ऐसी पकड़नी है जिनसे आंसर अलग अलग आ जाए, क्योंकि फेल करना हमें ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट नहीं निकल रही, तो दो इक्वेशन का हेल्प लेंगे और उनसे लिमिट अलग अलग दिखा देंगे। तुमने देखा होगा जब हम बीएससी पार्ट में क्वेश्चन करते थे तो वहां पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता था, तो वहां क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो दो तरीके से लिमिट सोल्व करते थे। अब लिमिट जब वो अलग अलग आती थी तो कहते लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। वही बात यहां पर है, हम अलग अलग दो रास्ते ऐसे पकड़ेंगे जिनसे लिमिट कैसी आ रही होंगी, अलग अलग। क्या देंगे, देखो इस रास्ते से करी, इस इक्वेशन से करी तो इसकी लिमिट यो बैठी, और इसकी हेल्प ली तो यो बैठी, देखो दोनों आंसर अलग आ गए। जबकि लिमिट एग्जिस्ट तभी मान जाती है जब वो लिमिट सेम आए, चाहे हम किसी भी तरीके से करें। अच्छा एक वैसा सोचिए, जब हम क्वेश्चन करते थे हॉस्पिटल रूल से, किसी बच्चे ने करा हॉस्पिटल रूल से, किसी ने करा मान लीजिए उससे सी से करा, तो क्या आंसर अलग अलग आते थे? भाई आंसर तो एक ही आएगा, चाहे तुम किसी भी तरीके से कर रहे हो। वही बात यहाँ पर है कि चाहे तुम किसी भी क्वेश्चन की हेल्प ले रहे हो सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए, तो सबसे आंसर सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो रास्ते ऐसे पकड़ के दिखा देंगे, दो समीकरण ऐसे लेके दिखा देंगे जिनसे लिमिट अलग अलग आएगी, तो फिर कह देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बात समझ में तुम्हें? तो यहाँ पे दो ही तरह के क्वेश्चन है, एक तो है लिमिट एग्जिस्ट वाले, एक है डज नॉट एग्जिस्ट वाले। डज नॉट एग्जिस्ट वाले में दो इक्वेशन से हमें इसको बदल देना है सिंगल वेरिएबल में, और बदल कर उसको लिमिट दो तरह की ला देनी है। सही है कि हाँ भाई ये लिमिट अलग अलग तरह की आएंगी, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और जो एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन है वो सारे करेंगे डेफिनेशन से। तो मैं तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिलहाल दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, वर्किंग रूल है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन करने नहीं आएंगे। देखो बच्चों एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, बड़ी सिंपल सी एग्जाम है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ एक्स वाई टेंस टू जीरो, इसका मतलब है एक्स भी जीरो की ओर बढ़ रहा है, वाई भी जीरो की ओर बढ़ रहा है, ध्यान देना बस। और लिखा है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब भी एग्जिस्ट नहीं करेगी बात आएगी तो दो इक्वेशन ऐसी पकड़नी है जिनसे लिमिट सोल्व करेंगे तो वो अलग अलग आएगी। बताइए ओरिजिन से जाने वाले कितने रास्ते होते हैं? भाई किस बिंदु पर लिमिट निकाल रहे हो तुम, जीरो जीरो पे निकाल रहे हो ना, इनफाइनाइट समीकरण बना सकते हो जो मूल बिंदु से जाती होंगी, कुछ भी बना दो। लो ये बना दी मैंने, एक्स वाई प्लस के वैसे वाई क्यू प्लस के 7 एक्स प्लस के 8 y बराबर 0। बस मैं इसमें अचर पद नहीं डालूंगा। अगर मैंने अचर पद डाल दिया सी या 5 डाल दिया तो फिर ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो इनफाइनाइट कर बना सकते हो ना, लेकिन तो ऐसे कर बनाएंगे जो हमारी सहायता भी करें, जो इस समीकरण को आराम से जब हम इसे एक्स में चेंज करें तो मुश्किल ना हो क्वेश्चन और आराम से सॉल्व हो जाए। समझ गया बात? ठीक है, सबसे आसान रास्ता लेता हूं मैं, सबसे आसान रास्ता y बराबर एम एक्स। ये बताइए ये एक इक्वेशन है या इनफाइनाइट इक्वेशन है? इनफाइनाइट है, m की वैल्यू बदलते जाओ तो इक्वेशन बदलती जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादातर हम इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस रास्ते का भी इस्तेमाल तभी करना है जब ओरिजिन की बात चल रही हो। अरे ओरिजिन से जाने वाला चाहिए ना, तो ये रास्ते इनफाइनाइट रास्ते हैं। ठीक है, तो मैं इस रास्ते की हेल्प से इस इक्वेशन को बदल दूंगा, किसमें, केवल x में। ठीक, अब यहां ध्यान देना बस, यहां लिमिट, अब मैं y की जगह x कर दूंगा, ये कर दिया 2x, और y की जगह mx, और अपॉन में कितना आ गया x स्क्वायर, और यहाँ आ गया m स्क्वायर x स्क्वायर। और यहाँ पर केवल मैं लिखूंगा अब x टेंस टू जीरो, y की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा क्वेश्चन x में चेंज हो गया। पहले एक बात तो देखो, पहले सीधा जीरो जीरो भर के देख लो। जब सीधा जीरो जीरो भरेंगे तो जीरो जीरो आएगा, कहना इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। सही है भाई, क्या पता जीरो जीरो सीधा भरने पर हमें ये बात सोचनी ना पड़े, सीधा आंसर ही निकल जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं निकल रहा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, उससे बचने के लिए हम एग्जाम्पल देके फेल कर रहे हैं। ठीक है, पहला हमने रास्ता लिया y बराबर एम एक्स, पीछे लिखेंगे इस रास्ते के अनुसार अलोंग y इक्वल टू एम एक्स, ये बताना पड़ेगा ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, बहुत से ज्यादातर बच्चे ऐसा काम करते हैं, वे इक्वेशन ऐसी पकड़ते हैं, ऐसा रिलेशन लेते हैं कि जिससे कि साथ साथ में y तो खत्म हो, x भी खत्म हो जाए। उससे क्या फायदा होगा, ना x बचेगा ना y बचा, तो पूरा क्वेश्चन 2 सेकंड में हो गया, कोई रूल ही नहीं लगाना पड़ा।
आगे बात समझ में? ठीक, तो कोशिश ये करिए, ऐसी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो एक्स, केवल एक्स तो बचेगा ही, तो लिमिट तो सोल्व करनी आती ही है हमें, उससे कर ले। ठीक, फिलहाल मैंने यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स रखा, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स भी खत्म, लिमिट 2 सेकंड में सोल्व हो गई, सिंगल वेरिएबल में भी कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, क्या बचेगा बताओ ऊपर, 2m अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, अब इसमें x है ही नहीं तो लिमिट सोल्व होकर ये आ गई। बताइए क्या ये लिमिट यूनिक है? नहीं, ये m पर डिपेंड है। अगर तुमने रास्ता ले लिया y बराबर x वाला तो लिमिट अलग आएगी, m की जगह 1 डालो, 2/2 1 आएगी, और m की जगह तुमने 2 डाल दिया तो ये रास्ता ले लिया तो लिमिट बदल जाएगी, करके देखो, 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4, कुल मिलाकर 4/5 आएगी, लिमिट अलग अलग आ रही है, इसका मतलब फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, लिमिट तो चाहे किसी भी तरीके से निकालिए सेम ही आनी चाहिए थी, नहीं समझे? तो यहां पर कहेंगे भाई ये लिमिट तो डिपेंड है किस पर, एम पर, ये यूनिक नहीं हो सकती, यहां लिखेंगे विच डिपेंड डिपेंड ऑन एम, सो इट इज नॉट यूनिक, और जब लिमिट यूनिक नहीं हुई तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, बस ये लिख देंगे 0 0 और ये क्वेश्चन उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो बच्चे क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें भी यही कहा गया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बता दीजिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इक्वेशन की हेल्प से इस लिमिट को अलग अलग सिद्ध कर देंगे बस, ठीक है? तो पहले तुम बताओ सोचकर किसकी इक्वेशन, पहले 0 0 भरेंगे तो ये तो बताइए तुम्हें 0.0 बनेगी, ठीक, तो अब बताओ, अब यहाँ पर क्या लूं, ऐसी इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होती हो, बस उसमें ओरिजिन से कोई दिमाग नहीं लगाना, उस इक्वेशन में +1 2 ऐसा मत डाल दियो, क्योंकि अगर तुमने ऐसे जैसे मान लो ये डाल दिया 1 डाल दिया तो ये क्वेश्चन ओरिजिन से कैसा पास हो सकती है भला, 1 नहीं आ गया इसमें, ठीक है? तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन बताओ और कोशिश करो कि ऐसी बताना जिससे कि साथ साथ में पूरा का पूरा एक्स वाई दोनों ही खत्म हो जाए, बस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऊपर देखो ऊपर डिग्री 3 है और यहाँ डिग्री 2 बैठ रही है, यहाँ 4 बैठ रही है, अलग डिग्री बैठ रही है, ठीक है? इससे पहले क्वेश्चन में नहीं कराना है, 1 मिनट के लिए मतलब वैसे ही हेल्प कर रहा हूँ, तुक्का है केवल, देखो इसमें क्या थी, ऊपर की डिग्री 2, नीचे की इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, सेम डिग्री बैठ रही है, वहां तो y बराबर mx लग गया, क्योंकि दोनों में डिग्री कैसी है, सेम है, अरे इधर भी x, इसमें देखो ना, इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो सारे में से x कट गया, क्योंकि डिग्री ऊपर नीचे की सेम थी, इसलिए इस रास्ते से ज्यादा फायदा हुआ तुम्हें। अब यहाँ पर डिग्री अलग अलग आ रही है तो तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा, इस रास्ते से काम नहीं चल पा रहा, y इक्वल टू एम एक्स से, क्योंकि फिर लिमिट सोल्व करनी पड़ेगी तुम्हें। बताओ, इन्होंने बताया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का रास्ता ले लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का रास्ता लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर की जगह रखोगे एक्स तो एक्स स्क्वायर 2, तो यहाँ भी 2 डिग्री यहाँ भी 2 डिग्री, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, या उल्टा कर लो, यहाँ पे ना उल्टा बना होगा, इससे हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो तुम्हें अलग अलग रास्ते नहीं लेने, अलग अलग रास्ते नहीं लेने, एक से काम चलाना, तो यहाँ पर एम एक्स डाल दो, तो बताओ कितने पैराबोला हो गए, वाई स्क्वायर एम एक्स, एम की वैल्यू चेंज करते जाओ, बहुत सारे पैराबोला हो जाएंगे, भले ही पैराबोला है लेकिन है तो ये अलग अलग है, एम की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो अलग अलग पैराबोला बनते चले जाएंगे, समझ में आ गए? रख के दिखाओ क्या बनेगा यहाँ पर, 2x, वाई स्क्वायर की जगह रखा इन्होंने एम एक्स, यहाँ बता दो, यहाँ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह एम एक्स, तो एम एक्स की पावर 2 आ जाएगी, सही है? अब देखो इसका फायदा भी क्या होगा, इसको भी मत लिखें यहाँ पर, केवल x लिख दीजिए, x टेंड्स टू 0। अब देखो, अब सोचो जरा, अगर तुम कॉमन नहीं लेते, एक्स स्क्वायर काटते नहीं हो, तो x की जगह क्या भरोगे, 0.0 नहीं जाएगा, तो उससे तो बचना पड़ेगा ही, तो उससे बचने के लिए क्या करोगे, तुम कॉमन लेकर काट दोगे, एक्स ही खत्म हो जाएगा, जड़ी खत्म, तो बताओ क्या बच जाएगा ऊपर, 2m बच जाएगा, और नीचे 1 प्लस क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर, अब x रहा ही नहीं तो ये ही लिमिट आ गई, लेकिन हम कहेंगे ये लिमिट तो m पर डिपेंड है, m बदलते रहोगे, ये क्वेश्चन बदलते रहोगे तो ये लिमिट भी बदलती रहेगी, लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया, डिपेंड, डायरेक्ट लिखना है, थोड़ा बहुत लिखना हो तो लिख देना कि इट इज डिपेंड ऑन m पे, जैसा ऊपर लिखवाया था, वरना मैं शॉर्टकट में कर दिया, जब डिग्री ऊपर नीचे की सेम हो ना तो सब y बराबर mx का तरीका सबसे बेस्ट है, नहीं ना लो,
नहीं, एक बात तो सुनो, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तभी तो आएगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो क्यों आएगा? तो एम तो अपना भी कट जाएगा फिर तुम्हें दो एग्जांपल देनी पड़ेंगी। तुमने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिया करा इस क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है, तो एम तो आया नहीं, तो लिमिट कितनी बैठेगी? एम की जगह तुमने वन ले लिया ना यहाँ, तो 2/2 बैठ गया, लिमिट वन आ गई, तो इससे तुम कैसे कहते हो कि लिमिट फेल हो गई? फिर तुम्हें दूसरी समीकरण और लेनी पड़ेगी फिर भाई, कम से कम दो इक्वेशन, दो तरह से लिमिट निकाल दिखाओगे अलग अलग। अब इसमें हमारा एक बार में काम चल गया, नो एम बदलते जाओ, लिमिट अलग लगाते जाके, समझ में नहीं आ गए? फिर तुम्हें दो इक्वेशन लेनी पड़ेंगे अलग अलग, वो दिक्कत और ज्यादा पड़ जाएगी। इसलिए हमने जानबूझ के एम डाल दिया। एम का मतलब यहाँ पे हमने बहुत सारे कर्व ले लिए हैं अलग अलग, और अलग अलग कर्व से अलग अलग लिमिट आ रही है, हम ये बताना चाह रहे हैं इसमें। एक मिनट जरा ऊपर वाले क्वेश्चन में दोबारा आओ, ये रहा, इस पर ही, इसी लिमिट को y बराबर mx से सोल्व करके दिखाओ, क्या लिमिट बैठेगी? इसी लिमिट को y इक्वल टू mx से सोल्व करते हैं। जब y इक्वल टू mx रखेंगे, y इक्वल टू mx, तो ये लिमिट इस रूप में चेंज होगी, y की जगह तो हम रख देंगे mx, तो 2x और यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ m स्क्वायर और x की पावर 2 ही आएगा। अरे हाँ, m की पावर 4 x की पावर 4 आएगी। अब हाँ, अब इस लिमिट को सोल्व करना, तो लिमिट का रूल होता है सिंगल वेरिएबल में बीएससी पार्ट वन के पूरे जोड़ लगा दो, एक्स की जगह पहले जीरो रखो, 0/0 तो सोल्व तो हुई ना, तो कॉमन लेयर काट कर देखो, तो 2m स्क्वायर कितना कर सका है? एक्स स्क्वायर कर सका है, तो एक्स बचेगा, और नीचे यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस m की पावर 4 और एक्स स्क्वायर बचेगा। अब क्या काटने के बाद देख लो, जीरो रखो, ऊपर जीरो नीचे 1 प्लस जीरो, तो लिमिट सोल्व तो हो गई, क्या आ गई? जीरो। तो इस रास्ते से सोल्व करी तो लिमिट कितनी आई? जीरो आई। और जब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से सोल्व करी तो लिमिट अलग आई। अब तुम्हें दो रास्ते देने, मैं तो ये बता रहा हूँ, दो इक्वेशन दे दी तुम्हें। पहली इक्वेशन क्या दी तुमने? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाली दे दी, और दूसरी वाली ये दे दो वाई इक्वल टू एक्स वाली। नहीं समझ रहे तुम? तो यहाँ से जो है देखो, अब ये लिमिट एम पे डिपेंड नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका आंसर ये है लिमिट एग्जिस्ट कर गई, नहीं। एक बच्चे ने इसका आंसर दिया, दूसरे ने इससे दिया, तो दोनों के आंसर लगने आ गए, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तभी होती है जब किसी भी तरीके से सोल्व करी जाए एक सी आए, तो ऐसे क्वेश्चन फिर एग्जाम्पल से नहीं करने के, हम फिर करेंगे डेफिनेशन से, जो एग्जिस्ट करने वाले हैं। ये तो फेल करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, कि हाँ भाई इसकी लिमिट निकलेगी नहीं। दो तरीके बता रहे हैं कि इससे निकाल लो, इससे निकालो, देखो आंसर लगा रहा है। और y बराबर mx लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक तरीका नहीं है, ये इनफाइनाइट तरीके बता रहे हैं हम, m पे डिपेंड है। m बदलते जाइए, नई नई समीकरण बदलेंगे, तो नई नई लिमिट आती जाएंगी इस क्वेश्चन की, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आगे बात समझ में तुम्हें? ठीक, एक ऐसे ही हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ये रही, ठीक, वो कह रहा कि ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये है। यहाँ पे 3 है। अब देखो ऊपर की डिग्री 3 3 है और नीचे डिग्री 1 1 है, तो y बराबर mx है, तो मुझे तो लगता नहीं कि सारा x भी कट जाए और y भी कट जाए, नहीं कटने का, क्योंकि ऊपर की डिग्री 3 है और नीचे डिग्री बैठी 1, तो मैं एक काम ना कर लूं, यहाँ पर नीचे वाले को x माइनस वाई को, एक मिनट को y क्यूब मान लूं, x माइनस वाई को कट जाएंगे सारे, क्योंकि डिग्री 3 हो जाएगी ऊपर की नीचे की भी। एक मिनट करके देख लो ना, एक मिनट रखियो, यहाँ एक्स क्यूब, y की वैल्यू कितनी बैठी यहाँ से, इसको इधर लाओ, नहीं एक्स क्यूब मानो फिर तो है, हाँ एक्स में बचेगा ना, एक्स माइनस एक्स क्यूब का क्यूब, एक मिनट करना जरा पहले, उसके बाद में देखेंगे यहाँ कितना बच जाएगा, एक्स क्यूब। मैं सोच रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन एक्स में तो आ ही गया, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी रास्ता ले लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट तो कुछ तो आएगी। सोल्व करिए इसे, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस माइनस आएगा एक्स की पावर 6, फिर आ जाएगा माइनस के 3x² इंटू एक्स क्यूब प्लस के 3x इंटू में x की पावर 6, ये तो बैठेगा अपॉन में कितना एक्स क्यूब, कोई फायदा होगा? यहाँ एक्स क्यूब तो कट जाएगा, चलो जी एक्स क्यूब कट जाएगा, कितना बचेगा 1 + 1 माइनस के एक्स क्यूब और माइनस के बैठेगा 3x² और प्लस के कितना जाएगा 3,
एक्स की पावर 4, ये बैठ गया। चलो लिमिट तो सोल्व होगी कम से कम। कितनी लिमिट आ गई बताओ? 0 रखने पर 2, 1 + 1 2 आ गई। तो इसका मतलब इस रास्ते से यदि हमने लिमिट सोल्व करी तो वो कितनी आई? 2 आई। किसी और रास्ते से सोल्व करियो। चलो y बराबर mx से सोल्व करके दिखाओ। देखियो, 1 मिनट कर, यहीं पर कर लेते हैं। हमें 2 एग्जांपल देनी है किसी भी तरीके से, बस उनसे लिमिट अलग आनी चाहिए, कोई भी रास्ता दे दो। y = mx करें तो यहाँ आ जाएगा x³। 1 मिनट रफली कर रहा हूँ मैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो है बड़ा गुस्सा आने लगता है। अब चल नहीं रहा। बोलिए। x³ y की जगह mx, तो m³ x³ अपॉन में x, और यहाँ mx। अब x कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा x², फिर बचेगा m² x², और नीचे बचेगा केवल, चलो और नीचे क्या बचेगा? 1 - m। अब x की जगह 0 भरियो तो ऊपर 0/1 - m, कुल मिला के लिमिट कितनी आ गई? 0। अब पहले रास्ते से कितनी आई थी? 2 आई थी। तो दोनों रास्ते ऐसे दे दो, तो एक रास्ता ये लगा दिया मैं तुक्का, और एक रास्ता ये ले लिया। किस पर? कौन से वाले पर? हाँ, ये। हाँ तो क्या दिक्कत हो गई? एग्जिस्ट कैसे कर गई? y बराबर mx रास्ते से निकाली हमने लिमिट, मतलब ये 0 0 है। इस रास्ते से लिमिट निकाली तो 0 आ रही है, और इस अजीब से रास्ते से निकाली, पर नहीं क्या है, वो ऐसा है कुछ भी है, इससे निकाली तो लिमिट कुछ अलग आ रही है। हाँ तो इससे क्या दिक्कत है? सबसे ही कह रहे हैं हम, सबसे ही बार बार, चाहे किसी भी रास्ते से निकालें, कितने भी रास्ते से निकालें, सबसे एक से आनी चाहिए। इससे निकाले पैराबोला से तो वो ही आनी चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हर रास्ते से निकाले, किसी भी रास्ते से, सबसे सेम आनी चाहिए। ये तो हम फेल करने के लिए बस 2 तरह की एग्जाम्पल देने हैं। अगर मान लो तुमने ये एग्जांपल दी y बराबर mx के, कह दोगे m पे डिपेंड नहीं है, और किसी बच्चे ने ये वाला कर दिया, तो आंसर गलत हो गया ना। यहाँ पे तो हमें अगर मालूम ये दिखाई देगा ये m पे डिपेंड नहीं है, मैंने ये लेके चला और शुरू में ही, और ये m पे डिपेंड नहीं आया, तो इसका मतलब अभी मैंने एग्जांपल अच्छी नहीं दी। हमने ये बताया अगर इस तरह की लाइन लोगे तो सबसे ही लिमिट कितनी आएगी? 0 आएगी, और किसी बच्चे ने दूसरे ने ऐसे ले लिया तो उसकी लिमिट कुछ और आ रही। जब भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा तो तुम्हें फेल करना ही है। फेल करने का मतलब 2 तरह के क्वेश्चन तुम्हें देने ही है, यहाँ पर 2 तरह की क्वेश्चन पकड़नी ही पड़ेंगी, जिससे अलग अलग लिमिट शो करोगे तुम, वरना इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। एग्जिस्टेंट तो तभी कहलाएगा भैया, चाहे लाइन लो, पैराबोला लो, क्यूबिक इक्वेशन लो, कैसी भी लो, हर तरह से लिमिट सेम ही आए तभी कहलाएगा एग्जिस्ट। अब भी समझ में नहीं आए बात? अब यहाँ पर हमने देखा कि पहले वाले से, अब देखो मैं इसे m पे डिपेंड कर दूंगा, जैसे ये क्या बैठी थी? 2 बैठ गई थी। अब मैं इसे m पे डिपेंड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर m डाल दूं, इस वाली को, पहले वाली को। अगर मान लो तुम्हें ये वाली एग्जांपल नहीं देनी, जब इससे चलाना काम, तो इसमें m डाल दिया मैंने। जब मैं यहाँ पे m डालूंगा तो यहाँ सारे में m चलेगा नहीं चलेगा? नीचे भी m चलेगा, तो पूरी इक्वेशन कहाँ पे डिपेंड हो जाएगी? m पे डिपेंड हो जाएगी। तो फिर मुझे अलग एग्जांपल नहीं ढूंढनी पड़ने की, एक ही एग्जांपल से काम चल जाएगा। और यदि तुम्हें 2 एग्जांपल देनी है, एक तो ये दे दो कि हमने निकाला इस कर्व के अनुसार, लिखना पड़ेगा यहाँ पर पहली लिमिट निकाल रहे हैं अलोंग किसके हम, x - y = x³ के अनुसार, ये सोल्व करी तो 1/2 आई। और फिर ये वाला रास्ता दिखाना पड़ेगा कि जब हमने y = mx का रास्ता लिया तो लिमिट ये आई। यहाँ पे लिखना अलोंग करके, अब इस रास्ते निकाली तो इतनी आई। तो दोनों रास्ते दिखाने ना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, मतलब किसी तरह से भी 2 कर्व ऐसे देकर दिखाने पड़ेंगे तुम्हें जिससे कि लिमिट अलग अलग ही आए। बच्चों एक बात फिर सुनो ध्यान से, ये है हमारा ओरिजिन, y बराबर हम लेते हैं mx। इसका मतलब हम कंजूसी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस टाइप से काम चल जाए हमारा, और तो कोई कर्व नहीं पड़ा इसके अलावा। चलो 1 डिग्री की समीकरण, 1 डिग्री का मतलब लाइन, ये लाइन, ये लाइन, क्या पता इन 2 लाइनों से अलग अलग आंसर आ जाए। ये y बराबर क्या हो गया? x, और ये y बराबर क्या हो गया? 2x। तो हमें कुछ अलग कर्व सोचना ही नहीं पड़ा, इससे काम चल जाए हमारा।
और इस तरीके से हमने लिमिट्स निकाली और वो किस पर डिपेंड आ गई, m पर। तो हम कह देंगे देखो इन दो लाइनों से कराए ना लिमिट, तो अलग अलग आ रही, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही। और चला पता लाइन के अनुसार हमने सोल्व करा, m की वैल्यू अलग अलग लेकर, तो उसमें सबकी लिमिट सेम आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब इस तरह के यदि कर्व लोगे, लाइन लोगे, तो उन सब लिमिट आ रही 0। और किसी बच्चे ने अलग कर्व ले लिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले लिया तो उस लिमिट बैठ गई 5, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। चाहे किसी भी तरीके से सोल्व करो, हर तरीके से सेम ही आनी चाहिए। 1 डिग्री के से काम चल गया, बड़ी अच्छी बात है, एम पे डिपेंड हो गया, कह दिया भाई देखिए यहाँ पर 2 तरह की लाइन ले लेना, इनसे लिमिट अलग आ जाएगी, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अच्छा चला पता कि यहाँ पे y बराबर जैसे ही हमने mx का रूल लिया तो उसमें m आया ही नहीं, डिपेंड ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, ना ना ना, फिर तुम्हें किसी और तरीके से एग्जांपल देनी पड़ेगी जिससे लिमिट तुम्हें उससे अलग शो करनी पड़ेगी। सही है, ठीक। एग्जिस्टेंस की जब भी बात आएगी बस ये भूल जाना, ये एग्जांपल से काम नहीं चलता वहां, क्योंकि अब ये बताओ इनफाइनाइट कर्व हो सकते हैं, अब इनफाइनाइट कर्व से तुम कब तक लिमिट निकालोगे। तो एग्जिस्टेंस वाले कभी भी क्वेश्चन एग्जांपल देकर नहीं बताए जाते कि हाँ जी इस इक्वेशन की हेल्प लीजिए, इस लिमिट सोल्व करिए, ना ना ना, उसके लिए डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो वे तो क्वेश्चन करने ही नहीं इससे जो है एग्जिस्टेंस वाले। समझ में आगे बात तुम्हें, ठीक है। अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है कि ये पॉइंट है 1 1, इस पर लिमिट निकालना, तो हमें इस पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए, कौन कौन सी होती हैं, उनकी ही हेल्प ले सकते हो बस तुम। जैसे इससे जाने वाली इक्वेशन मैंने वैसे लिख दी, y इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन इससे जाने वाली है, नहीं जाती क्या। ऐसे इससे जाने वाला पैराबोला भी होता है, ये वाला पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहां तुम m नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते बताओ। अगर तुमने m डाल दिया, m बदल गया, तो हर पैराबोला इस पॉइंट से होकर नहीं जाता। अब तुमने पैराबोला नो बनाया, कहां होगा जरा बोला, तो वे ही कर्व लेने हैं जो उस पॉइंट से जा रहे हो। y इक्वल टू तुम यहां पर mx का रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि हर लाइन इस पॉइंट से होकर नहीं जाती। नहीं समझ रहे। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें मजबूरी में y बराबर x अलग लिमिट सोल्व करनी पड़ेगी, और एक y स्क्वायर इक्वल टू x लेकर अलग सोल्व करनी पड़ेगी, अगर लिमिट फेल करनी है तो। समझ में आ गई बात तुम्हें। अब जिन क्वेश्चनों में भी दिखाऊंगा ना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तुम उन क्वेश्चनों को किसी भी तरीके सोल्व करना, लाइन लेकर पैराबोला लेकर, सबकी लिमिट सेम आएगी 100%। जिनमें नहीं दिखाऊंगा एग्जिस्ट करेगी, डेफिनेशन से करूंगा जिन्हें मैं, तो तुम किसी भी कल से सोल्व करके देख लेना, 100% सेम आएगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करेंगे हम कल।